हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1 का गणतंत्र। यूनिट 1 में आप देखेंगे जो आपके नए टॉपिक ऐड हुए हैं उसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा गणतंत्र। यहाँ पे आप सिलेबस में देख लीजिए, देखिए संकल्पना एवं विचार, इसमें जब आप आएंगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे गणतंत्र टॉपिक। इंग्लिश में देखेंगे तो वहां पे भी लिखा हुआ है गणतंत्र या रिपब्लिक। ठीक है, तो आज हमें इस चीज के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा हम बोधिसत्व पढ़ चुके हैं, तीर्थंकर पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग में आपका ये जो एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है, भारतवर्ष है, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। धीरे धीरे हम सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो कवर करेंगे। यूट्यूब में मैं कवर करवाऊंगी फ्री में, बिल्कुल, है ना। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आपको यूट्यूब में वीडियोस मिलेंगे, फिर सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पे, एप्लीकेशन में। तो ये भी जरूर याद रखिएगा कि आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जरूर देखें, है ना, जितने भी आपके वीडियोस हैं और जितने भी मैं अपलोड करती हूँ, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको आने वाले टाइम पे ये सारे के सारे एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गणतंत्र। सबसे पहले जान लीजिए कि हमारा ब्राह्मी एकेडमी का जो एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उसमें टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रीलिम्स के क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज मैंने खुद बनाई है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं जाके वहां पे कि वहां पे मैंने एक टेस्ट सीरीज रखी है, वहां पे फ्री में देख सकते हैं। साथ ही साथ जो मैं एमसीक्यू करवाती हूँ वहां पे भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के लेवल कैसे रहेगा, और वहां पे मैंने अच्छे क्वेश्चन बहुत रखे हैं, तो आप जाके जरूर चेक करें। कोई भी डाउट है तो आप ये 6261 अकेडमी का नंबर है, इसमें कॉल करके पूछ सकते हैं। सारी पीडीएफ के लिए आप ब्राह्मी एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन करें, वहां पे मैं पीडीएफ सारी की सारी अवेलेबल आपको करा दूंगी। फिर हम बात करते हैं गणतंत्र की। सबसे पहले तो हम देखते हैं कॉन्सेप्ट की, आपका जो रिपब्लिक का गणतंत्र का कॉन्सेप्ट है वो आज के कॉन्सेप्ट में और पुराने कॉन्सेप्ट में कितना डिफरेंस है। जब हम आज की बात करते हैं तो आपको दो गवर्नमेंट मिलेंगी या दो टाइप के क्या मिलेंगे आपको, सिस्टम मिलेगा। एक हो गया आपका रिपब्लिक और एक हो गया आपका मोनार्ची या मोनार्क। ठीक है, यहाँ पे जो आपका मोनार्क है, मोनार्ची वाला सिस्टम है, वो कहाँ पे है, वो ब्रिटिश में है। जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा हमेशा, तो हेड ऑफ द मतलब पूरे राष्ट्र का जो हेड होगा तो वो कौन होगा, वो होगा आपका राजा। फिर उसका बेटा राजा बनेगा तो वो होगा, तो मतलब जो पोजीशन है वो हेड वाली, वो कैसी है, हेरिडेटरी है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं रिपब्लिक की तो यहाँ पे जो हेड की पोजीशन होती है, जो आपका हेड होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो हेरिडेटरी नहीं होती। ठीक है, हेरिडेटरी नहीं होती, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनता। यहाँ पे आप इलेक्ट होके जाते हैं, एक फिक्स पीरियड के लिए इलेक्ट होके जाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो एक फिक्स टाइम के लिए इलेक्ट होके जाते हैं, और साथ ही साथ अपने पूरे भारत में हर एक को ये राइट्स दिए गए हैं कि आप हेड की पोजीशन पर बैठ सकते हैं, मतलब अधिकार है उन्हें, आप उस पोजीशन पर जा सकते हैं। लेकिन जब आप मोनार्की की बात करेंगे तो मोनार्च में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, राजा का बेटा ही हमेशा राजा बनेगा, मतलब हेड की पोजीशन हमेशा क्या रहेगी, एक पूरी फैमिली के लिए फिक्स रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है पहले का। फिर हम बात करते, सॉरी अभी का है ये, हम पहले की अगर बात करें तो पहले का भी को थोड़ा मिलता जुलता सा ही है। पहले के टाइम पे भी आपका एक मोनार्च टाइप का होता है, मतलब एक राजशाही रहती है, और एक होता है आपका गणतंत्र। ठीक है, तो पहले भी दो सिस्टम चला करते थे, एक आपकी राजशाही थी, तो आप बहुत सारे आपने ऐसे मतलब अपनी हिस्ट्री में ही देखेंगे कि बहुत सारी जगह पे रूल कौन कर रहा है, तो अपना राजा रूल कर रहा है। एक किंग होता था, राजा होता था, जिसके पास सारे राइट्स होते थे, लगभग सारे राइट्स होते थे। कहीं कहीं आप देखेंगे जो उसकी मंत्री परिषद है वो थोड़ा सा कंट्रोल कर रही है, कि मतलब डिसीजन मेकिंग में वो भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन बहुत सारे आप राजा निरंकुश भी देखेंगे कि उनका डिसीजन जो है वो फाइनल है। आप मौर्य काल की ही बात कर रहे हैं, वहां पे भी मंत्री परिषद होता था, लेकिन लास्ट डिसीजन जो है वो राजा का होता था। ऐसे ही फिर आप मतलब मिडाइवल एरा में देखेंगे कि राजा ही है वो सर्वोच्च है, वही सारे डिसीजन ले रहा है, मंत्री परिषद भी है और सारे लोग भी हैं फिर भी। तो यहाँ पे जो किंग है कहीं कहीं पे मतलब ये है कि पूरे जो राज्य के हेड हैं वो कौन है, हमारे राजा हैं। फिर राजा का बेटा राजा बनेगा, तो एक हो गई आपकी राजशाही जो मैक्सिमम जगह पे चल रही थी। लेकिन एक जो दूसरा सिस्टम था वो था आपका गणतंत्र।
गणतंत्र में क्या था कि आपके कुछ मतलब सारे लोग जो थे इकट्ठा होके आ रहे थे और वो फिर डिसाइड कर रहे थे, जैसे ऐसे मान लीजिए कि फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, सारे के सारे बराबर हैं, फिर वो अपने में से किसी एक को चुन के बोलेंगे कि ठीक है ये काम तुम संभालोगे या इस चीज को तुम देखोगे। तो गणतंत्र वाले में ये था कि एक मतलब लोगों का समूह टाइप का हो गया, लोगों का समूह जो सारे सिस्टम को देख रहा था। मतलब वहां पे कोई राजा नहीं था, राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा था, वहां पे एक लोगों का समूह था जो इलेक्शन के थ्रू भी आ सकता था या किसी और मतलब इलेक्शन के थ्रू ही मैक्सिमम टाइम आता था। और वो क्या करता था, वो पूरे जितनी भी चीजें थी, चाहे वो आपका मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, लैंड से रिलेटेड हो, जितना भी सिस्टम चल रहा था उनके पूरे एरिया में, वो ये लोग संभाल रहे थे। वैसे भी आप देखेंगे कि गणतंत्र में गण हो गया लोग, ठीक है, यहाँ ये लोगों का समूह हमने बोला गण, और तंत्र हो गया मतलब वो सिस्टम, है ना। तो हम गणतंत्र लोगों के एक सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां पे लोग आपस में इकट्ठा होकर डिसीजन लेते हैं और फिर क्या करते हैं, अपना पूरा काम चलाते हैं, ठीक है। तो ये गणतंत्र जो पहले चल रहा था, एक टाइम मतलब बहुत सारी जगह पे राजशाही चल रही थी, राजा प्रधान हो रहा था। एक जगह पे जहां पे कोई एक राजा नहीं चुना जा रहा था, कुछ लोग मिलकर उस पूरी व्यवस्था को चला रहे थे। दो टाइप के मतलब आपके क्या मिलेंगे वहां, आपको राज्य मिलेंगे। फिर आप देखेंगे, हम बात करते हैं जब गणतंत्र के बारे में, हमें मिलता कहां कहां पे है, तो ये याद रखिएगा आपको दो शब्द मिल सकते हैं गणतंत्र के लिए। एक तो आपको गण मिलेगा कि कुछ ऐसे राज्य थे जो गण कहलाते थे, जो कि गणतंत्र के रूप में काम करते थे, है ना। मतलब वहां पे लोगों का समूह हर चीज क्या कर रहा था, संचालित कर रहा था। एक आपको मिलेगा संघ। तो ये दो शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है। किसके लिए यूज हो रहे थे, ऐसे राज्यों के लिए, ऐसे क्षेत्रों के लिए जहां पे गणतांत्रिक व्यवस्था थी या लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। साथ ही साथ अब सीधी बात है, अगर हम हेड जो है अपना वो इलेक्ट करके भेजेंगे तो आपका फिर डेमोक्रेटिक भी हो जाएगा, लोगों का ओपिनियन लेंगे हर चीज में। तो लोकतांत्रिक गणराज्य आपका जो कहलाता है ना, वैसी व्यवस्था हो रखी थी, लोकतांत्रिक गणराज्य। वैसे हमें मतलब बहुत ज्यादा बार ये क्या पढ़ाया जाता है कि आपका जो एथेंस है, जो ग्रीस वाला इलाका है, उसके अलावा रोम, यहाँ ये सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं। लेकिन आप आज देखेंगे, मैं इसके पहले भी बहुत सारे आपको लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि हमारी हिस्ट्री को ढंग से बताया नहीं गया, कभी भी हमारे किताबों में भी ढंग से हमें नहीं बताया गया है। तो जो ये हमारे यहाँ सबसे पहले, आज से मतलब हम हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं, जब हमारे यहाँ इस गणतंत्र की मतलब आप देखेंगे व्यवस्था थी। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पे लोग इकट्ठा होकर वहां की चीजें देख रहे थे, है ना। तो ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम रिपब्लिक की बात करते हैं, ये हमारे यहाँ बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। फिर बात करते हैं कि इसके बारे में विवरण कहाँ कहाँ मिला, हमें कहाँ कहाँ जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले तो अथर्ववेद और ऋग्वेद में जानकारी मिलती है। अब सोचिए, ऋग्वेद मैं पहले भी बता चुकी हूँ कितने पुराने थे, आपके वेद सबसे पुराने हैं, और वहां आपको मिल रहा है कुछ संहिताओं में, इसमें सबसे शुरुआती स्रोत है जहां हमें लोकतांत्रिक और गणतंत्रीय संस्थाओं के शुरुआती रूपों का पता चलता है। अब आपको भी पता है और हमारे पीएससी में टॉपिक भी है, क्या, सभा और समिति, सभा और समिति। तो जब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर ऋग्वेद और अथर्ववेद के गणतांत्रिक लोकतांत्रिक संस्थाओं की, तो हम बात करते हैं सभा और समिति की। इनमें से भी एक और संस्था थी जो सबसे पुरानी थी, जो आपको मिलेगी विधाता या फिर विदत, कहीं कहीं पे आपको विदत नाम भी मिलेगा। एक ये संस्था थी जो सभा और समिति से भी पुरानी थी, और इसके बारे में हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे आपकी पुरुष, स्त्री, मतलब महिलाएं जितनी भी हैं, फिर पुरुष हैं, ये सब शामिल होते थे। ये ऐसी संस्था थी जिसमें सब शामिल होते थे, मतलब एडल्ट फ्रेंचाइजी टाइप का था। आज से हम ऋग्वैदिक टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब कितने साल, हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं। वहां पे जो ये विदत था या विधाता आपकी समिति थी, हम जो ये संस्था थी, इस संस्था की, इस आपके ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा था, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो ये आपकी संस्था थी, उसमें स्त्री थे, पुरुष थे, गांव के सारे लोग इकट्ठा होते थे, और ये सिर्फ डिसीजन इस पे नहीं लेते थे कि कौन राजा बनेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन थे वो सब मिलकर लेते थे, यहाँ पे ली जाती थी, है ना। आपके जो सब मतलब पूरी संस्था ये लगाई जाती थी विधाता वाली, वहां पर डिसीजन लिए जाते थे, इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लोग सारे इकट्ठा होके फिर अपने लाइफ के बारे में, अगर उन्हें कुछ
जितनी भी व्यवस्थाएं उस टाइम पे चल रही थी, आपका जो थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर था, पशुपालन था, जितनी भी चीजें चल रही थी उसके बारे में वो डिसीजन ले रहे थे। तो यहाँ पे आपको पता चला कि हमारे यहाँ ऋग्वैदिक काल से हमें संस्था मिलती है, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक संस्था। ठीक है, नाम याद रखिएगा। सभा समिति के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा नाम याद रखना है वो है आपका विदत या विधाता, जिसके बारे में यह है कि वो सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक थी, सारे के सारे लोग उसमें आपके प्रेजेंट होते थे और फिर डिसीजन लेते थे। ठीक है, ये हो गया आपके ऋग्वेद में। उसके बाद हमें महाभारत में भी इसके बारे में पता चलता है। अच्छा, ये सारी डिटेलिंग अभी हम और देखेंगे डिटेल में। यहाँ पे बस सीधे सीधे मैंने बता दिया कि आपको कहाँ कहाँ पता चलता है। आपको वेदों में पता चलता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, फिर महाभारत में पता चलता है। उसके अलावा बौद्ध कैनन, आपकी जो बौद्ध लिटरेचर है वहां पे भी आपको पता चलता है। उसके अलावा पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी लिखा हुआ है इसके बारे में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है इसके बारे में। उसके अलावा जब आपका सिकंदर आता है इंडिया में, आक्रमण करता है 326 ईसा पूर्व में, उसमें भी ग्रीक और रोमन के जो इतिहासकार उसके साथ आए थे उन्होंने भी बताया है ऐसे गणतांत्रिक राज्यों के बारे में। उसके अलावा मुद्रा शास्त्री और अभिलेख में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। तो अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये याद रखिएगा, जो अपना गणतंत्र है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। सारे लोग इकट्ठा होकर डिसीजन ले रहे थे, फिर उसमें से भी किसी एक को नियुक्त किया जाता था कि तुम भाई देखोगे। ठीक है, वैसे पूरी व्यवस्था चल रही थी। अब आप सोचिए, हम बात कर रहे हैं आज से हजारों साल पहले की, जहां पे हर जगह जो है वो ये चल रहा था कि एक राजा होना चाहिए, क्योंकि युद्ध वगैरह होते रहते हैं। तो एक जो आपका राजा होगा वो हर चीज मैनेज करेगा, है ना, और उसका डिसीजन जो होगा वो सर्वोपरि होगा, वही माना जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं थी, आपको दिखेगा कि अलेक्जेंडर ने बोला कि मैं हैरान रह गया कि जो लोग, जिनका मतलब कोई ऐसा निश्चित नहीं था कि ये सेनापति है या सुप्रीम कमांडर है, कोई एक फिक्स राजा नहीं था, लेकिन सारे लोग इकट्ठा होकर आके लड़ रहे थे हमसे। और ऐसा भी नहीं था कि मतलब ऐसे ही था कि बस आके लड़ रहे थे, वो काफी ट्रेंड थे हर चीज में, वेपन यूज करने में और सारी चीज में। तो उसे बड़ा मतलब अचंभा लगा कि ऐसा मतलब ऐसे लोग भी हैं। ऐसे भी हमारे कुछ क्षेत्र हैं इंडिया में, इंडिया से लगे हुए, जहां पे आपको गणतंत्र वाली व्यवस्था मिलेगी, जहां पे लोग इकट्ठा हर चीज में आगे बढ़ रहे थे। चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, सब एक साथ आके काम कर रहे थे, चाहे प्रोस्पेरिटी की बात हो, आगे बढ़ने की बात हो, व्यापार की बात हो, हर चीज में वो आगे बढ़ रहे थे और वो बहुत आगे भी थे इन चीजों में। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलिए हम फिर डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अथर्ववेद की और ऋग्वेद की। तो मैंने आपको बता ही दिया कि वहां पे जो विधाता वाली जो संस्था थी, वहां पे सारे लोग इकट्ठा होते थे, डिसीजन लेते थे। तो वो सबसे पहला हमें साक्ष्य मिलता है किसका, लोकतांत्रिक और आपके गणतांत्रिक क्षेत्र की या समिति की। क्षेत्र नहीं बोलेंगे, मतलब ये आपकी संस्था की हमें क्या मिलती है, पहली बार वहां पे हमें साक्ष्य मिलता है ना। तो ये हो गया आपका पहला रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक हमारे यहाँ ऋग्वैदिक काल से संस्था जो थी। उसके बाद हमें महाभारत काल में, महाभारत में याद रखिएगा कि ये आपका शांति पर्व नामक अध्याय है, उसका 107 और 108वां जो चैप्टर है वहां पे आपको मिलता है। तो शांति पर्व में 107 और 108 अध्याय में मिलता क्या है, आपके जो भीष्म पितामह रहते हैं वो युधिष्ठिर जब राजकुमार बन जाते हैं उनको समझा रहे होते हैं। क्या समझा रहे होते हैं, भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को गणतंत्रों, जिन्हें गण कहा जाता था, उस टाइम पे वर्ड यूज होता था गण, उनके बारे में विस्तृत वर्णन दिया जाता है। भीष्म पितामह बताते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको कुछ स्थान ऐसे भी मिलेंगे जहां पे गण का मतलब वहां पे राज्य है, मतलब गण का एस्टेब्लिशमेंट है। गण क्या होते थे, जहां पे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, एकजुट रहते हैं, साथ ही साथ में काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आक्रमण करता है तो एक साथ लड़ाई करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि इन्हें हराना काफी मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है हराना मुश्किल, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। आपको भी पता है कि अगर मतलब आप एक, जैसे आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी कि अलग अलग भाई आते हैं अब पिताजी के पास, पिताजी कहते हैं एक एक लकड़ी तोड़ के बताओ, तो वो तोड़ लेते हैं, लेकिन जब वो इकट्ठा कर देते हैं सारी लकड़ियां तो एक भी भाई नहीं तोड़ पाता। तो वो जो अपनी पुरानी कहानी है वो तो आपको पता ही है कि एकता में शक्ति होती है। सेम वही चीज भीष्म पितामह बता रहे होते हैं युधिष्ठिर को कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो क्या कहलाते हैं, गण कहलाते हैं, जहां पे लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, हर चीज में साथ चलते हैं, और उनको हथियार वगैरह चलाना भी बहुत अच्छे से आता है, तो उन्हें हराना काफी मुश्किल होता है।
तो अब ऐसा है ना कि ये आपको क्या कर रहे हैं, राजनीति की शिक्षा दे रहे हैं, स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि ऐसे जो गण होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं उन्हें हराना कैसे होता है। तो फिर भीष्म पितामह कहते हैं कि उन्हें वैसे हराना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनको हरा कैसे सकते हैं। तो हराने के लिए फिर उन्होंने बताई हैं चीजें कि उनको कैसे हरा सकते हैं। उनको हरा सकते हैं आंतरिक संघर्ष से। अगर आंतरिक संघर्ष पैदा कर दे, जैसे वहां बहुत सारे लोग हैं आपस में जो मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपसी कलह हम क्या कर दें, उत्पन्न कर दें, आपसी संघर्ष कर दें, तब गणतंत्रों का नाश हो सकता है। उन्होंने तारीफ में बताया कि आपके जो गणतंत्र होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। एकता की शक्ति की ओर ले जाती हैं कि मतलब वहां पे सारे लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, समृद्धि भी आती है। आपको भी पता है कि सबको पता है साथ में लेके हमें चलना है, तो वो सबका साथ सबका विकास वाला प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं, इसीलिए समृद्धि भी आती है। उसके अलावा ये बुद्धिमान, बहादुर, उत्साही, ईमानदार होते हैं और उसके अलावा ये बुद्धिमान हथियारों का भी इस्तेमाल करने में प्रशिक्षित होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे एक टाइम पे जापान वगैरह में भी था कि हर एक जो आपके एज में पहुंच जाते हैं जब लड़के, तो उन्हें भेजा जाता है ट्रेनिंग वगैरह के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे था कि हर एक जो नागरिक था, क्योंकि राजा तो था नहीं, राजा ने सेना तो रखी नहीं थी, तो यहाँ पे हर किसी को ट्रेन किया जाता है कि अगर कोई आक्रमण होता है आने वाले टाइम पे, तो खुद की रक्षा के लिए आपको प्रशिक्षित होना पड़ेगा हथियारों से, है ना। तो यहाँ पे मतलब सारे लोग जो थे वो ट्रेन होते थे, काफी ट्रेंड होते थे, काफी बुद्धिमान होते थे, एक दूसरे को साथ में लेकर चलते थे, तो काफी ज्यादा समृद्धि भी होती थी ऐसे क्षेत्रों की। अच्छी तरह से विकसित सामुदायिक विकास होता था क्योंकि समुदाय को लेकर चलते थे, इंक्लूजन की भावना थी, ठीक है, संकट में एक दूसरे की मदद करते थे। तो ये उन्होंने विशेषताएं बताई थी कि क्यों हराना मुश्किल होता है ऐसे गणों को। फिर उन्होंने बताया कि भाई लेकिन हरा कैसे सकते हैं, अगर आपसी संघर्ष हो, आपको भी पता है अगर बीच में किसी में फूट आ जाए तो आपस में ही लड़ जाएंगे, तो ऐसे करने से क्या आप कर सकते हो, आंतरिक संघर्ष से गणतंत्रों को नष्ट कर सकते हो। इसलिए लोगों के बीच अच्छे संबंध जरूरी है। फिर उन्होंने बताया कि अगर उनके बीच अच्छे संबंध हैं और गणतंत्र के लोगों को बांटने वाले दुष्ट लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मतलब वो बता रहे हैं कि ऐसे गणतंत्र होते हैं जो, तो उन्हें अपने लिए क्या करना चाहिए कि जो आपके बांटने वाले लोग हैं, थोड़ा भी फूट डाल रहे हैं, उनको बिल्कुल खत्म ही कर देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए वहां से। इसीलिए लोगों के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो थी आपके भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताई, और ये कब की बात है, ये हमारे महाभारत काल की बात है। तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ कितने पुराने टाइम से गणतंत्र, जो आपका रिपब्लिक है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, उसके आपको साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी, बौद्ध कैनन की। बौद्ध कैनन मतलब आपका जो बौद्ध लिटरेचर है, वहां पे हमें क्या साक्ष्य मिला है। बौद्ध लिटरेचर में आपको पता है कि दो मेन लिटरेचर आपके कौन कौन से, दो टाइप के हो गए, एक हीनयान साहित्य हो गया और एक महायान हो गया। महायान जो था वो संस्कृत में लिखा हुआ है, हीनयान पाली में लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको जो भारत के गणराज्यों का व्यापक संदर्भ मिलता है। उदाहरण के लिए वैशाली का लिच्छवी नगर, ये जो वैशाली का लिच्छवी है वो सबसे ज्यादा फेमस था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक था, अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगी, बहुत सारे थे, लेकिन वैशाली के लिच्छवी बहुत ज्यादा फेमस थे। यहाँ पे पाली बौद्ध कृति जो है, एक है आपकी महानिब्बना सूत्र। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आपका अजात शत्रु था वो आपके गौतम बुद्ध से पूछता है, मतलब मैसेज करके पूछता है, मैसेज भिजवाता है कि मैं यहाँ पे वज्जियन जो है अपने वज्जी पे हमला करना चाहता हूँ, आक्रमण करना चाहता हूँ। ये आपका वज्जियन लोकतांत्रिक गणराज्य था, उस पे हमले करने की योजना बना रही हूँ, तो आपका क्या कहना है। तो फिर आपके जो गौतम बुद्ध हैं वो अपने जो शिष्य होते हैं उनको बता रहे होते हैं आनंद को गणों के बारे में। तो हमें यहाँ पे जो आपकी महानिब्बना सूत्र है वहां पे मिलता है बौद्ध जी के बारे में कि वो आनंद को बता रहे होते हैं कि आनंद, जो आपके ये गणतांत्रिक राज्य होते हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये आपस में मतलब एक इनकी शक्ति इतनी ज्यादा होती है क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इनको हराना काफी मुश्किल होता है। तो मतलब ये अजातशत्रु पूछता है, इसलिए फिर ये आनंद को समझा रहे होते हैं गण के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक चीज मिलती है कि हाँ भाई, बौद्ध के बहुत पहले से गणतांत्रिक जो व्यवस्था थी, जो गण थे वो थे। महाभारत में भी आप देख रहे हैं और आपके वेदों में भी आपको दिख रहा है कि हमारी एक संस्था थी, वहां पे लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है। महाभारत में भी आपको सीधे सीधे गण के बारे में लिखा हुआ है। बौद्ध कैनन में बौद्ध के पहले ये जो आपके गण थे वो एस्टैब्लिश थे पहले से ही। तो यहाँ पे
आपको पता चल गया, बौद्ध जी ने बताया आनंद को कि यहाँ पे वो जो लोग होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनके हराना बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा एक आपको और मिलेगा क्या, यहाँ पे अवदान शतक। तो यहाँ पे महानिब्बन सूत्र हो गया, उसके अलावा एक अवदान शतक भी है। ये है संस्कृत में 2री शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग लिखी गई थी। तो इसमें उल्लेख मिलता है एक व्यापारियों का एक समूह होता है जो उत्तर भारत से दक्कन तक गया था। यहाँ पे उत्तर दीजिए कि हाँ, यहाँ पे एक्चुअली एक लाइन क्या है, ऊपर नीचे हो गई है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, जो आपके व्यापारी थे, जो कि व्यापारी हैं तो सीधी बात है वो ट्रेवल करते ही रहते हैं। तो जब उत्तर के व्यापारी दक्कन साइड जाते हैं तो वहां के राजा उनसे पूछते हैं कि बताइए उत्तर साइड का राज्य कैसा है, मतलब वहां कैसे लोग रहते हैं, कैसे राजा रहते हैं, कैसे राज्य करते हैं। तब उन्होंने बताया कि वहीं कुछ क्षेत्र जो हैं वो गणतांत्रिक सरकार के अधीन हैं और जबकि अन्य राजाओं के अधीन। तो मतलब यहाँ पे भी आपको अवदान शतक में सीधे सीधे मिलता है कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि किसके, गणतांत्रिक सरकार के अंदर थे, जहां पे लोग इकट्ठा होकर काम कर रहे थे, कोई एक राजा नहीं होता था, है ना। लोग मतलब सोचिए आपस में इतने समझदार थे। और ये हम बात कर रहे हैं इधर नॉर्थ वाले इलाके की, आपको जैसे कश्मीर वगैरह हो गया, इधर गंगा वाला एरिया जो हो गया। अभी आप पूरे लाइन से नाम भी पढ़ेंगे, आपके लिच्छवी हो गए, है ना, लिच्छवी है ही है। तो ये जो इलाका था, अभी अलेक्जेंडर को मिलेंगे तो अलेक्जेंडर को इस वाले इलाके में मिलेंगे। तो गांधार से लेके पूरा का पूरा फैले हुए थे गंगा के मैदान तक बहुत सारे आपको गढ़ मिलेंगे जहां पे गणतांत्रिक सरकारें थी, ठीक है। और ये चीज आपको अवदान शतक में मिलती है, महाभारत में मिलती है, महानिब्बन सूत्र में मिलती है। तो बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं हमारे भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था के, ठीक है, गणों के। फिर बात करते हैं, ये तो हो गया आपके बौद्ध जी के टाइम के पहले। फिर यहाँ पे है कुछ महत्वपूर्ण गणराज्य जो हैं वो निम्नलिखित हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो है वो निम्नलिखित हैं, जैसे कि कुशीनारा के मल। अच्छा, यहाँ पे आपको याद रखना है कि नहीं रखना है, तो बिल्कुल रखना है। जो मेन है, अब देखिए पूरे तो ऐसे तो है नहीं कि इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि मतलब थोड़ा आप बार बार पढ़ते हैं हर जगह, जो कि थोड़ा आसान है। जैसे कि आपको पावा के मल और कुशीनारा के मल, ये जो दोनों जरूर याद रखने हैं। कुशीनारा के जो मल थे वो भी गणतांत्रिक उनका क्षेत्र राज्य था। उसके अलावा पावा के मल थे वो भी क्या थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था फॉलो कर रहे थे। कपिल वस्तु के शाक्य, ये भी जरूर करिएगा याद, ठीक है। फिर राम के कोलिये, पिपली वन के मोरिये, अलकप के बुली, केसपुत के कलाम, सुमारगिरी के भग, वैशाली के लिच्छवी। तो ये वैशाली के लिच्छवी। तो आप इनमें से ये 4 जरूर याद रखिएगा, कुशीनारा, पावा, कपिल वस्तु और वैशाली। वैशाली के लिच्छवी, कपिल वस्तु के शाक्य, पावा के मल, कुशीनारा के मल, ठीक है। ये 4 जरूर याद रखने हैं। आप चाहे तो बीच में 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको नाम थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा कि हाँ सुना सुना तो लग रहा है। केसपुत, सुमारगिरी, अलकप, पिपलीवन, रामग्राम, ठीक है। तो 1-2 बार जरूर रीड कर लीजिएगा। तो ये आपके सीधे सीधे आपको साक्ष्य मिला है लिखा हुआ लिटरेचर में कि ये जो थे वो क्या थे, गण थे हमारे भारत के, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर बात आती है अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर जब आता है 326 में आक्रमण करता है भारत पे, तो आपको भी पता है कि पोरस से तो युद्ध हुआ था और वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब आखिरी दम तक स्ट्रांगली उनको क्या था, अपोज भी किया था, लेकिन फिर लास्ट में हार जाते हैं। लेकिन आपको जो आपके ये अलेक्जेंडर के साथ आया था उनका इतिहासकार, ग्रीक इतिहासकार डियोडोरस सिकुलस, इसने बताया है कि उसके भी पहले हमें क्या मिलता है, मजबूत और बहादुर गणों के बारे में बताया कि भाई हमें कुछ ऐसा क्षेत्र भी मिला जहां पे ना कि कोई राजा था, ना कि कोई ऐसा सेनापति टाइप का डिसाइडेड था कि यही लीड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। अब सोचिए सामने वाला राजा आया और उसको लग रहा है कि यार मुझे लड़ना किससे, हेड तो है नहीं कि मैं इसको मार दूं, तो बिल्कुल ऐसे मान लिया जाए कि सब खत्म हो गया और हम जीत गए। वहां पे सारे के सारे लोग बड़े बहादुर हैं, सारे के सारे लोग युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये बताया किसने, ग्रीक इतिहासकार जो अलेक्जेंडर के साथ आया था, डियोडोरस सिकुलस ने। उसने बताया कि जैसे मल्ल हो गए, मल्ल ने सिकंदर का भारी प्रतिरोध किया था और हार गए थे, लेकिन भारी प्रतिरोध किया था और अलेक्जेंडर को, आपके सिकंदर को पता चला कि हाँ मतलब यहाँ पे ऐसी भी कोई व्यवस्था है, और ये लिखा है आपके डियोडोरस ने।
ठीक है, तो हमारे आप लगातार ये चीजें दिमाग में रखिएगा अगर क्वेश्चन यहाँ कहीं से बीच में आता है। देखिए क्वेश्चन जो है यहीं से बनेगा, आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहीं कहीं से बनेगा। हमें महाभारत में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, बौद्ध आपके जो ग्रंथ है वहां पे गणतंत्र के बारे में मिलता है, कौन कौन से राज्य थे जो गणतांत्रिक व्यवस्था फॉलो कर रहे थे। फिर हमें अलेक्जेंडर के ग्रीक जो आपके विदेशी इतिहासकार हैं उनके में जो आपके लिटरेचर है उसमें भी मिलता है कि यहाँ पे गण होते थे, और गण में भी किसके बारे में बताया है, मल्ल के बारे में बताया है। ठीक है, फिर अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कौटिल्य जी ने भी काफी मतलब अच्छा उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कैसे क्या रहते थे डिटेलिंग वगैरह, उन्होंने बताया है दमन कैसे करना है, क्योंकि उनका विजय जिसु जो है वो कॉन्सेप्ट कि भैया सम्राट होना चाहिए, पूरे जगह उनका अपना जो एरिया है वो आपको बढ़ाते रहना है। तो उनका मेन फोकस किस पे था कि जो ऐसे गण होते हैं, जो ये संघ होते हैं, उनको हराना कैसे है। तो अर्थशास्त्र जिसमें मौर्य राजाओं के लिए एक मैनुअल माना जा सकता है, उसमें आपका पुस्तक 11 में गणों का भी विशेष उल्लेख किया गया है। तो इसमें बताया गया है, आपके कौटिल्य जी ने बताया है गणों के बारे में। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यहाँ पे शब्द यूज किया गया है, ये यूज किया गया है संघ। ठीक है, तो शुरू में हम गण यूज कर रहे थे, फिर धीरे धीरे मतलब कौटिल्य के टाइम पे हम देखेंगे कि संघ यूज हुआ है। तो याद रखिएगा जो आपकी गणतांत्रिक व्यवस्था जहां पे चल रही थी वहां पे 2 शब्द यूज हो रहे थे, एक तो गण या फिर संघ, सेम है, दोनों वही है ना। लोकतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था जो है वो सेम मतलब आपका या तो संघ मिलेगा या तो गण मिलेगा। ठीक है, तो कौटिल्य ने बताया कि भाई 2 टाइप के संघ होते हैं, एक होता है आपका वार्ता शस्त्रोपजीवी जो कि व्यापार, कृषि, पशुपालन, सैन्य विद्या द्वारा जीविकोपार्जन करते थे। कौटिल्य ने इसका एग्जाम्पल क्या दिया, जैसे हो गया आपका कंबोज, सौराष्ट्र। अब ये जो थे वो जैसा आपका हो गया कैसे, पशुपालन हो गया, व्यापार हो गया, कृषि हो गया, सैन्य विद्या हो गई, इनके द्वारा जीविकोपार्जन कर रहे थे। नाम क्या बताया इन्होंने, वार्ता शस्त्रोपजीवी। यहाँ पे वार्ता से आप कर सकते हैं किसके लिए, यहाँ पे जैसे ये सैन्य विद्या वगैरह हो गया, पशुपालन से रिलेट कर सकते हैं, और शस्त्रों से कर सकते हैं कि भैया उनको शस्त्र वाला भी, सैन्य विद्या भी पता थी। तो वार्ता शस्त्रोपजीवी, वार्ता भी करते थे, शस्त्र भी चलाना आता था। तो एक टाइप के संघ ये हो गए। फिर दूसरे टाइप के जो आपके संघ हैं, दूसरे टाइप के संघ का नाम था राज शब्दोपजीवी। ये क्या होते थे, राजा की उपाधि द्वारा जीविका चलाते थे। मतलब ऐसे मैंने बताया ना, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, सारे लोग इकट्ठा होकर राजा चुनते थे कि भाई तुम काम करोगे, और फिर वो क्या करते थे, काम चलाते थे, मतलब एक सरदार टाइप का बना देते थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सरदार निरंकुश होता था, वो बल्कि अपने मन का चला रहा है ना। उसमें भी जो लोग, जो चुन के लोग आते थे, बहुत एक ग्रुप होता था, वो ही डिसाइड करते थे क्या काम होगा, कैसे काम होगा। तो डिसीजन सब मिल के लेते थे। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल हो गया आपका लिच्छवी, वज्जिक, मल्ल, मद्रक, कुकुर, पुरु, पांचाल, ये सब जो थे आपके, पुरु, पांचाल, मल्ल, फिर मद्रक, लिच्छवी, ये सब के सब जो हैं वो क्या हैं, आपके राज शब्दोपजीवी हैं। ये 2 टाइप के किसने बताए हैं, आपके चाणक्य ने बताए हैं अर्थशास्त्र पुस्तक में। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। जो आपका वार्ता है, वार्ता करके शस्त्र चला के जो जीविकोपार्जन कर रहे हैं वो कौन है, आपके कंबोज है, उसके अलावा सौराष्ट्र है। लेकिन जो राज शब्दोपजीवी, राजा के शब्दों पे जीवन व्यतीत कर रहा है, ये मैं सिर्फ रिलेट करने के लिए कह रही हूं, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो राजा हो गया, राज वाला जो है वो आपके एक राजा की उपाधि दे देगा किसी को कि तुम भैया हेड बन जाओ और काम करेगा सरदार बना के। तो ये हो गया आपका लिच्छवी, मल्ल हो गया, मद्रक हो गया, पुरु, पांचाल, ये सारे हो गए। ठीक है, फिर ये यहाँ पे अब अर्थशास्त्र में मतलब चाणक्य जी क्या बताएंगे कि कैसे आपको एक्सपांशन करना है। एक्सपांशन करने के लिए क्या करेंगे, इनमें ऐसे राज्यों को वश में करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विशेष विधियों का विवरण है कि आप कैसे इन राज्यों को जीत सकते हैं। जैसे वज्जी और लिच्छवी जिनकी राजधानी वैशाली में थी, सबसे शक्तिशाली गणसंघ थे। तो सबसे शक्तिशाली जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं वज्जी और लिच्छवी। ठीक है, जिनकी राजधानी थी वैशाली। वैसे भी आप बौद्ध, आपकी गौतम बुद्ध और महावीर जैन के टाइम पे काफी पढ़ेंगे वैशाली के बारे में। तो यहाँ पे क्या था, गणतांत्रिक व्यवस्था थी। ठीक है, और उन्होंने बताया, आपके चाणक्य जी ने बताया भी है कि जो आपके वज्जी और लिच्छवी हैं, ये दोनों सबसे, जिनकी राजधानी वैशाली थी, ये सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे शक्तिशाली गणसंघ माने जाते थे उस टाइम पे। फिर इसके अलावा आपको कहाँ मिलेगा, आपको इसके अलावा मुद्रा शास्त्री और शिलालेख में भी चीजें मिलेंगी, मतलब छोटे छोटे सिक्कों में भी आपको मिलेगा। सिक्के हमें कैसे बताएंगे, मतलब आपकी गणतांत्रिक व्यवस्था के बारे में।
देखिए अगर नॉर्मल टाइम पे आप देखें, अगर हम किसी राजा की बात करते हैं तो राजा क्या करता है, जब भी सिक्के बनवाएगा तो वो अपने बारे में कोई चीज वहां पे लिखेगा या अपना वहां पे फोटो वोटो बनवाएगा। ऐसा करवाते थे ना कि समुद्रगुप्त जो है वो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है सिक्कों में। तो सेम ऐसे ही जो राजा होते थे कुछ ना कुछ चीजें उनसे रिलेटेड होती थी सिक्कों पे। लेकिन जो आपके गणतांत्रिक वाले राज्य होते थे वहां पे सिक्कों में कभी भी किसी राजा को नहीं दिखाया जाता था, कोई भी ऐसा निशान नहीं होता था। तो ये भी रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि हमारे यहाँ गणसंघ होते थे। उसके जैसे यौधेय, मालव, उद्रेक, अर्जुनायन आदि जैसे गणसंघों के नाम उस काल के सिक्कों और शिलालेखों पर भी पाए गए हैं। तो यहाँ पे नाम पाए गए हैं, लेकिन और उसके अलावा किसी राजा के बारे में या किसी एक पर्सन के बारे में कि ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ऐसा कुछ नहीं शो किया गया है। उसके अलावा हमें शिलालेख भी मिले हैं बहुत सारे उससे संबंधित, जो यह दर्शाते हैं कि कोई एक जो है वो प्रमुख नहीं होता था, सारे लोग मिल के काम करते थे। ठीक है, तो ये होता है आपका गणतांत्रिक जो व्यवस्था है, जहां पे डेमोक्रेसी है, लोग चुन के भेज रहे हैं। अगर भेज भी रहे हैं, किसी को हेड भी बना रहे हैं, तो वो चुन के भेज रहे हैं और उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है कि उसका बेटा ही फिर क्या बनेगा, राजा बनेगा। उसके हिसाब से फिर जैसे ही दूसरा चुनाव होगा तो उसको हटा देंगे, जैसे आज के टाइम पे हम देख रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही चीजें चली आ रही हैं बहुत लंबे टाइम से। फिर पाणिनि का आता है, यहाँ पे इन्होंने संघ का विस्तृत व्याख्या की है, जहां पे संघ शब्द के कई उद्देश्य बताए हैं इन्होंने। एक तो होता है राजनीतिक संघ, जहां पे गण को एक ऐसे राज्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां एक से अधिक लोगों का शासन हो। तो इन्होंने एक राजनीतिक संघ बताया कि अगर हम राजनीतिक डेफिनेशन देनी चाहे तो कैसे बताएंगे कि आपका जो गण होता है एक ऐसा राज्य के रूप में उन्होंने बताया कि गण एक ऐसा राज्य है जहां पे एक से अधिक लोगों का शासन है ना, कोई राजा नहीं है, एक से अधिक लोग वहां पे एक साथ काम कर रहे हैं उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, समृद्धि के लिए। इसके अलावा एक शब्द आपका आता है निकाय। यहाँ पे जो निकाय है उसके 3 मतलब है। एक निकाय का मतलब है, एक निकाय के लिए संघ का शब्द हो गया, प्रयोग करते हैं, मतलब जो एक निकाय है उसका मतलब हो गया संघ। और मैंने आपको बताया है कि जो आपका गण है और जो संघ है दोनों मतलब एक दूसरे के, ऐसा मान लीजिए कि पर्यायवाची ही है ना, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं दोनों। तो निकाय मतलब, एक निकाय का मतलब हो गया यहाँ पे संघ। संघ मतलब आपका गण, जो हम गणराज्य की बात करते हैं, गणतंत्र की बात करते हैं। दूसरा निकाय ऐसे संघ है जिसमें उच्च और नीच भेदभाव नहीं होता। तो यहाँ मतलब ऊंचा और नीचा भेदभाव नहीं होता, ये हो गया दूसरा। एक होता है ग्राम पशु संघ। तो एक मतलब पशुओं वाला भी संघ है, जो पालतू पशु होते हैं उनके समूह के लिए भी हम संघ यूज कर रहे हैं। तो आपके बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, स्पेशली जब आप बात करते हैं लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस की, वो ये बताते हैं कि जो संघ वर्ड यूज किया गया है ये पशुपालन, ये जो आपका पालतू पशु है ना, इनके लिए जो शब्द यूज है संघ, ये इसके लिए है, ना कि आपके किसके गणतांत्रिक व्यवस्था के लिए। तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करते। और यही जो चीजें मतलब आपकी हिस्ट्री की क्या होती है, खराब होती है कि आपको एग्जैक्टली आप हर जगह देख रहे हैं, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे महाभारत हो, चाहे बौद्ध लिटरेचर हो, अष्टाध्यायी में बताया गया है, आपके अर्थशास्त्र में बताया गया है कि आपको गण मिलेंगे जो कि बहुत स्ट्रांग होते थे। और आपके चाणक्य ने भी बताया कि बहुत स्ट्रांग होते थे, मतलब सबसे शक्तिशाली बताया है वज्जी वैशाली वाला। तो इतने स्ट्रांग थे कि उनको जीतने के लिए अलग से मतलब सोचना पड़ता था, बनाना पड़ता था प्लान कि कैसे इनको हराना है, कैसे फूट डालने हैं। तो ये सारी बातें आप महाभारत टाइम से देख रहे हैं। ठीक है, ये थी आपकी पूरी गणतांत्रिक व्यवस्था, जहां पे अपने भारत में इतने पुराने टाइम से हमारे गणतंत्र के क्या मिले हैं, बहुत सारे हमें साक्ष्य मिले हैं, बहुत सारे लिटरेचर में उनके बारे में लिखा गया है। उसके अलावा अगर आप पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करते हैं तो न्यूमिस्मैटिक जो अभी एविडेंसेस हैं, जो आपके सिक्के हैं, वो बताते हैं कि ऐसे राज्य हुआ करते थे। ठीक है, चलिए, वैसे उसके अलावा हम मतलब आपके जो वेस्टर्न हिस्टोरियन हैं उनको आगे रखने की लोग कोशिश करते हैं कि स्टार्ट हुई है आपके वेस्ट मतलब कंट्रीज से, लेकिन आपको आज पता चल गया कि हमारे इंडिया से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं और बहुत पहले थी, जब लोग मतलब पत्थरों में गुफाओं में रह रहे थे और सिर्फ खाने पे फोकस कर रहे थे, तब हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, गणराज्य थे और आपके राजशाही भी थी। ठीक है, आई होप आपको सारा लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बात आती है क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, तो गणतंत्र कहाँ था, कौन कौन से फेमस गणतंत्र थे, मैंने आपको नाम बताए हैं, कहाँ कहाँ उनका वर्णन मिलता है मैंने आपको वो भी बताया है। उसके अलावा जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो जरूर एक बार अपने दिमाग में रखिएगा, जिससे अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो इनडायरेक्टली फिर सॉल्व कर लें, क्योंकि आपको बेसिक पता है।
ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।